हेलो स्टूडेंट्स। तो जो टेक्निकल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स, उनके लिए आज हम चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इस चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो इन एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस एग्जाम में फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल एनडीए से थोड़ा सा हाईयर होता है। वो भले ही जेई मेन जैसा नहीं होता, पर एनडीए के रिलेटिव इसमें क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ये जो क्वेश्चंस आज हम करेंगे यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं है। ये सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को करते समय जो कॉन्सेप्ट्स इसमें लग रहे हैं उनको रिवाइज करेंगे। आपको फॉर्मूला लिस्ट भी जरूर बनाना चाहिए। जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ेंगे उसको एक डायरी में आप नोट करते जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आपके पास में सब कॉन्सेप्ट्स कंपाइल होने के बाद लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत आसानी होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में? इफ एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको याद आया होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको एच से डिनोट करते हैं। ये कहां पढ़ा है आपने? आप जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। नहीं पता तो अब आपको पता हो गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच न्यू। और सी इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने। तो इसमें ये न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो यहाँ न्यू यदि सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो फॉर्मूले याद रखें, ये है एनर्जीज ऑफ फोटोन, ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और ये वेवलेंथ की टर्म्स में। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे? इफ एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, एच बाय लैम्डा हैज डायमेंशंस ऑफ। एच बाय लैम्डा की हमको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, एच अपॉन लैम्डा की डायमेंशन। तो यदि आपको ये याद आ जाता है एच कितना होता है, एच यहां से आप देख रहे हैं, यहां से आप एच को वर्कआउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ई बाय न्यू, ऐसा इसको लिख सकते हैं। वैसे तो जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है उस वाले चैप्टर में एच बाय लैम्डा आपको मालूम है, ये है मोमेंटम फोटोन का, डायरेक्ट आ जाएगा। पर आपको चलो नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, एच को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया ई बाय न्यू, और यहां ऑलरेडी क्या आ रहा है? लैम्डा। और न्यू लैम्डा मतलब क्या हो गया? वो हो गया सी, यानी ई अपॉन सी, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी अपॉन स्पीड। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? तो भूल गए हो तो याद ला सकते हैं आप, फोर्स की डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। मैं अक्सर बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की डायमेंशन को यदि टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू। साथ साथ में ये भी याद रखें, एल बाय टी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। पूरा लिखेंगे तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन। फिर यह है एक्सेलरेशन, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। और एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लीकेशन करने से फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी वो? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये था एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू, और इसमें हमने एम का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फोर्स की डायमेंशन है। डायरेक्टली याद हो तो बहुत अच्छा। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं वर्क डन या एनर्जी। यानी एनर्जी की डायमेंशन कैसे मिलेगी? एम एल टू टी माइनस टू। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ साथ डिस्कस करूंगा, केवल सॉल्व करके आपको आंसर नहीं बताना है। इससे कुछ फायदा होना चाहिए इस डिस्कशन से। केवल आंसर बताने से आपको आंसर याद रखकर कोई फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैं फिर से बोलता हूं आपसे, आपको ये याद रखना है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू,
फोर्स mLT-2 और इसमें एक एल और ला देंगे mL2T-2, तो ये क्या बन गया, वर्क डन या एनर्जी। तो यहां हमें एनर्जी चाहिए था, तो mL2T-2 और c क्या है, c है वेलोसिटी यानी LT-1। वो भले ही स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट की जगह LT-1 रखने से l कैंसिल आउट और इस t को ऊपर ले जाएंगे तो mLT-1 हो जाएगा, mLT-1। अब ध्यान लाएं, m क्या है, मास, LT-1 वेलोसिटी है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है मोमेंटम, वो होता है मोमेंटम। ठीक है, इस तरह से आप यहां पहुंच सकते हैं, पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मैं इसको करेक्ट लगाता हूं यहां निशान, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द आंसर इज मोमेंटम। पर क्या है कि ये सब जो है, ये सब हमने किया जुगाड़ से। एक्चुअली वो खुद एक अपने आप में फॉर्मूला है, वो जो लिखा हुआ है ना h बाय लैम्डा, h बाय लैम्डा खुद अपने आप में एक फॉर्मूला है। उसके लिए आपको क्या क्या याद आ जाना चाहिए, जिनके पास में फिजिक्स रही होती है 12th में, वो डायरेक्टली इसको पहचानते हैं, इसको डायरेक्टली वो कह सकते हैं कि ये तो मोमेंटम है भाई, इसकी डायमेंशन मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होगी। वो कैसे, तो ये तो मैंने ये जो आपको समझाया, ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो आपने सुना होगा फोटोन एनर्जी बंडल है, एनर्जी पैकेट। उसके पास में मास नहीं होता, पर इक्विवेलेंट मास जरूर होता है। उसका इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, आइंस्टीन्स की इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर से, एनर्जी मास रिलेशनशिप, आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। पूरी बात आप ध्यान से सुनना, इसी एक छोटे से डिस्कशन में हम कई सारी बातें जान सकते हैं। पहली बात ये याद रखना कि प्लैंक्स कांस्टेंट ये आपको कहां पर दिखेगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्मूलों में, इज इक्वल टू h न्यू एंड न्यू इज c बाय लैम्डा, तो hc बाय लैम्डा इज एनर्जी ऑफ फोटोन। और इसकी एनर्जी किस में निकालते हैं, या तो जूल में फाइंड आउट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या है, वो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मास m mc स्क्वायर एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट। यदि किसी के पास मास m है तो वो कह सकता है कि मेरे पास mc स्क्वायर एनर्जी है, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर, और इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट मास। मतलब फोटोन के पास रेस्ट मास नहीं होता, वो जो न्यूटन जिस मास को डिफाइन करता है वो वाला मास नहीं होता, उसके पास होता है इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है h न्यू अपॉन c स्क्वायर, यह है मास। अब यदि मोमेंटम चाहिए आपको, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, इतना टाइम हमारे पास वहां होता नहीं है। जैसा कि अभी हमने इसको सॉल्व किया था, हमने h की डायमेंशन रखी, लैम्डा की डायमेंशन रखी, या तो ऐसा करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो कि h की डायमेंशन यदि आपको मालूम है तो h बाय लैम्डा की डायमेंशन रखो, या फिर यहां से h बाय लैम्डा आपने वर्कआउट कर लिया, E अपॉन सी, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। पर यदि आपको ये पता है जो मैं करने जा रहा हूं अभी, मोमेंटम यानी p, अब मास कितना है फोटोन का, तो मास होता नहीं, इक्विवेलेंट मास जरूर होता है, h न्यू अपॉन c स्क्वायर, या गया मास, और वेलोसिटी उसकी होती है c, तो ये c कैंसिल होकर ये कितना हुआ, h न्यू बाई c, और h को यहीं रहने दें और न्यू को लाएं नीचे, c बाय न्यू, c अपॉन न्यू वो बन जाएगा लैम्डा के बराबर, यानी h बाय लैम्डा। तो आप कोशिश करें कि ये बातें रट लें फोटोन के बारे में। क्या क्या दो तरीके थे उसको करने के, पर ये यदि डायरेक्ट आपको पता है तो आप इस आंसर पे पहुंच जाओगे इमीडिएट, कि h बाय लैम्डा आपको याद आ जाएगा कि यदि h है प्लैंक्स कांस्टेंट जो यहाँ लिखा हुआ है, और लैम्डा है यदि वेवलेंथ, तो h बाई लैम्डा यह है मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो इस डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे, बोर नहीं होंगे, पूरी बातें ध्यान से सुनेंगे,
तो इनडायरेक्टली हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, तो याद आना चाहिए ml2t-2। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1। मास की तो डायमेंशन m होती है, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। h बाई लैम्डा यह है मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये भी याद रखो इक्विवेलेंट, अगली बार कभी आपसे ये पूछ सकते हैं, है ना, ये पूछ सकते हैं आपसे कि एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, तो आप बोलोगे मास होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि एच न्यू की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन के बराबर, या एच सी अपॉन लैम्डा की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन, एच बाय लैम्डा की डायमेंशन क्या होती है, ई बाई सी, और वो बनता है लीनियर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The physical quantity which does not have the same dimensions as the other three is। अब यहाँ चार फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, इन सब की डायमेंशंस हमको पता होंगी, तो हमको ऑड मैन आउट करना है, हमको बताना है किसकी डायमेंशन बाकी तीनों जैसी नहीं है। तो एक एक हम डिस्कस करेंगे, इनमें से एक एक लेते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की। इसको भी केवल हम आंसर के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, स्प्रिंग को जब हम खींचते या दबाते हैं, व्हेन स्प्रिंग इज एलोंगेटेड और कंप्रेस्ड, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी स्प्रिंग में होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x है elongation या compression। This is one of the methods to find dimension of k। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन इसी से आती है ऐसा नहीं है, पर यदि भूल गए कभी स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या है फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर, व्हाट इज यू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग when it is compressed or elongated by x, where k is spring constant। इसमें से k को abstract कर लो तो कितना आएगा, ये 2u upon x square। now 2 is dimensionless, it's a number, u is energy, अभी रटी है आपने, ml2t-2। अब एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या न्यूक्लियर, all energies will have द डायमेंशंस ऑफ ml2t-2। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो या केमिकल एनर्जी हो, सभी एनर्जीज ml2t-2, ठीक है। ये यहां लिख दिया अपॉन एक्स, एक्स क्या है, एलोंगेशन या कंप्रेशन मतलब लेंथ, तो L2 लगा दिया यहां, L2 कैंसिल आउट होकर स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई mt-2, ठीक है। ये रट लेना चाहिए, हो सके तो इसे रट लें, और भूल जाए तो फटाफट इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ एक। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन या आपने पढ़ा हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, प्रॉपर्टी है ये, किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स की, लिक्विड्स के फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी। और आप जानते होंगे कि सरफेस टेंशन को T से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है F/L, फोर्स अपॉन लेंथ। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स की डायमेंशन डालो यहां, ml2 mlt-2, और नीचे L, L कैंसिल आउट होकर ये भी क्या हो गया, mt-2। यानी इसकी और इसकी डायमेंशन तो सिमिलर हो गई। किस किस की डायमेंशन सेम हो गई, स्प्रिंग कांस्टेंट की और सरफेस टेंशन की डायमेंशन सेम हो गई। हमको तो ऑड मैन आउट करना है, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी छोड़कर पहले इसकी बात कर लेते हैं समय बचाने के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैन हो, ड्यू टू मशीन हो, या ग्रेविटी हो, ग्रेविटी मतलब फोर्स, force of gravitation by which a body is attracted towards the center of the planet is called gravity। The force is called gravity and acceleration produced due to this force is called acceleration due to gravity। Dimensionally it is lt-2। तो इसकी डायमेंशन तो इससे मैच नहीं हो रही है,
इसका मतलब सरफेस एनर्जी की डायमेंशन भी इन्हीं दोनों की डायमेंशन के सेम होना चाहिए। उसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात कर रहे हैं ऑप्शन सी में, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी ये भी आप सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। क्या है सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला? सरफेस एनर्जी, उसको ई लिख रहा हूं मैं, सरफेस एनर्जी होती है, या आप पढ़ेंगे वहां एनर्जी टी डेल्टा ए, ऐसे एक फॉर्मूला आएगा, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, ऐसा एक फॉर्मूला होगा। तो वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया, यह है सरफेस एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको मैं ई ना लिखकर सरफेस एनर्जी लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी होती है ये वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। जब भी एरिया चेंज होगा सरफेस फिल्म का, तो जो वर्क डन होता है वो पता करो और उसे डेल्टा ए से डिवाइड कर दो। तो W अपॉन डेल्टा ए ये हो जाएगा टी के बराबर, यानी सरफेस एनर्जी की डायमेंशन सरफेस टेंशन की डायमेंशन के बराबर होती है। यानी ये भी इसी ग्रुप में, इसकी डायमेंशन क्या होगी? आगे के लिए रट लेना अब आप, MT-2। सरफेस टेंशन की डायमेंशन MT-2, सरफेस एनर्जी की डायमेंशन MT-2। तो तीनों की डायमेंशन सेम है, पर इसकी डायमेंशन अलग होगी, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि हमको वो क्वांटिटी बतानी है जिसकी डायमेंशन बाकी तीनों के जैसी नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में हमने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ध्यान देना है यहाँ पर, ये डिस्कशन इसी तरह से करना चाहिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, पर्टिकुलरली फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, तो हर ऑप्शन पे ध्यान आपका जाना चाहिए। यदि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है तो न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ पर चारों पर आपको विचार करना पड़ेगा, हर ऑप्शन पर, तब आप आंसर पर पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ। डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट आई आर। हमको चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपने डिफाइन किया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे करंट फ्लो का अपोज होता है। कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं? तो जैसे किसी वायर का आपको चाहिए रेजिस्टेंस, सपोज वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसके अक्रॉस हम लगाते हैं वोल्टेज। मान लो V वोल्टेज लगा दिया और इसको वोल्ट मीटर से नाप लिया, और इस वायर में से फ्लो होने वाला करंट मेजर कर लिया अमीटर से, और V को I से डिवाइड कर दिया, V को I से डिवाइड कर दिया, तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। V होता है वोल्ट में, I होता है एम्पियर में, और रेजिस्टेंस आता है ओम में। तो R इज इक्वल टू V बाई I फॉर्मूले से इसकी हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। V क्या होता है आपको पता होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको कहते हैं V। V मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, सब एक ही बात है। तो V को लिख लिया W अपॉन Q इंटू I, ठीक है। अब W मतलब वर्क डन ML2T-2, ये तो हो गया W का डायमेंशन। फिर चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि हमको I की टर्म्स में बतलाना है, वो I नहीं बल्कि यहाँ एम्पियर लिखा हुआ है, एम्पियर की टर्म्स में। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है I, इस I को, ये I इसको हम A सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। ये अब कॉमन सेंस की बात है, यहाँ बोल रहा है वो I, पर यहाँ I की जगह A लिखा हुआ है, क्योंकि करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो जहां करंट आएगा वहां हमको एम्पियर लिखना है। पर मैं तो आपको ये बता रहा था कि आप जानते हैं कि करंट I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम, यानी चार्ज क्या होगा, करंट इंटू टाइम, यानी I इंटू टी, ये आएगा इस Q की जगह, क्या आएगा, करंट इंटू टाइम। तो करंट का हमने I लिख दिया, इंस्टेड आपको यहां लिखना है एम्पियर, ठीक है ना, यहाँ एम्पियर लिख देंगे क्योंकि उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो कभी कभी डायमेंशनल फॉर्मूलों में करंट को I लिखते हैं, कभी कभी A लिखते हैं। यहाँ ऑप्शन से हम देख रहे हैं A लिखा हुआ है, यानी AT लिख देंगे, और ये भी A लिख देंगे, ये भी क्योंकि करंट है।
और इसको सॉल्व कर देंगे, आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिल जाएगा। ml2 t -3 हो जाएगा, ml2 t -3 a -2, और इसको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? -1 ये तो नहीं है, ये हो सकता है ml2 t -3 a -2, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये इसका आंसर है। तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। जब भी रेजिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए तो इसको आप रट नहीं सकते। हो सकता है आपने उसे कई बार लिखा होगा तो आपको याद हो गया होगा, पर उसको आपको एग्जाम में ही वर्कआउट करना पड़ेगा। और वर्कआउट करने के लिए आप यहां आएंगे, आर बराबर लिखेंगे आप V/I। और भी तरीके हो सकते हैं, जिस भी फॉर्मूले में रेजिस्टेंस अपीयर हो रहा हो वो फॉर्मूला आप लेकर सॉल्विंग कर सकते हो, पर मुझे लगता है यही फॉर्मूला सबसे पहले हमें याद आता है। फिर V को लिख देंगे W/Q, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, इसे AT लिख देंगे, इसे A। वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो सब्स्टिट्यूशन के बाद में ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कभी ये पूछें और कभी आपसे कहें कि बताओ कंडक्टेंस। आपको मालूम होगा कि ये कंडक्टेंस है, यह रेजिस्टेंस और उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। फिर आर की जगह आप डालेंगे V/I, तो वो बन जाएगा I/V। ठीक है, और फिर V की जगह क्या करेंगे? W/Q, W/Q, बाकी सब यही होगा। तो आंसर आएगा कैसा? पावर्स तो यही रहेंगी। यहां लिख रहा हूं मैं कंडक्टेंस की डायमेंशन। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट यदि ओम है तो इसकी यूनिट होती है मो, MHO। ठीक है, ये यदि ऑपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट है, ये ऑपोजिशन है तो ये सपोजिशन है। ईज, कितने आसानी से करंट बह सकेगा, ये बतलाता है ये कंडक्टेंस। इसकी यूनिट यदि ओम है तो इसकी यूनिट ऐसी होती है MHO। ठीक है, वो आप जानते ही हैं। तो बस अब यहां पर MLTA तो आएंगे, पर पावर्स भी वही आएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले क्या है? दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ -1 -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर T, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दो। तो हो सकता है कभी वो रेजिस्टेंस पूछ लें, कभी वो कंडक्टेंस पूछ लें, तो आपको आना यहीं पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, इसी से आपको उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह हर क्वेश्चन को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी तरह के डिस्कशन का कोई फायदा है, इसमें रिटेंशन है, वो आपके दिमाग में बना रहेगा, एग्जाम में वो कुछ काम आएगा। उसको रटने से काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। रटना आपको एक्चुअली ये है कि R और G ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब रेजिस्टिविटी सुना है आपने, और यहां आता है कंडक्टिविटी। ये 4 क्वांटिटीज हैं। रेजिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है, आपको रेजिस्टिविटी की भी डायमेंशन पूछ सकते हैं, ओम इंटू मीटर उसकी यूनिट होती है। तो ये यदि आ गया है तो इसमें बस हमको और क्या करना है? बस L का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी। तो इस तरह डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ मोमेंटम P, एरिया A and time T are taken to be fundamental quantities, the energy has the dimensional formula। तो देखो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन के, बाय द वे आपको बताना चाहता हूं वो बात, ध्यान से सुनना। आप जानते हैं कि मास, लेंथ और टाइम, ध्यान से सुनना आप, है ना, कॉन्सेप्ट है। इन 3 क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल सपोज करते हैं। ध्यान से आपने सुना होगा, दीज क्वांटिटीज आर आर्बिट्ररीली टेकन एज फंडामेंटल। बुक्स में लिखा रहता है कि बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी इच्छा से मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल बना लिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुनना आप, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। मास, लेंथ और टाइम को हमने रिगार्ड किया एज फंडामेंटल। मतलब ये हुआ कि मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स में अ सेट ऑफ any 3 physical quantities, a set of any 3 physical quantities can be regarded as
फंडामेंटल। मतलब क्या? मतलब ये कि मैकेनिक्स में आप जरूरी नहीं है कि मास, लेंथ और टाइम ही फंडामेंटल लो, आप किन्हीं भी तीन क्वांटिटीज को फंडामेंटल बना सकते हो। ठीक है, यहां पर पहले हमने किसको बनाया हुआ है? एम एल और टी को। तब यदि मैं आपसे पूछूं मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम हो जाएगा डिराइव्ड। ठीक है, मोमेंटम हो जाएगा डिराइव्ड, क्योंकि ये तीन हमारे फंडामेंटल हैं। मोमेंटम हो गया डिराइव्ड, और मोमेंटम को फिर हम एम एल टी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। एरिया ये भी डिराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, पर यदि किसी ने मोमेंटम पी, देखो यहां पर इन्होंने गलती की है, मोमेंटम को स्मॉल पी लिखना चाहिए, कायदे से इसको क्या लिखते हैं? स्मॉल पी एंड नॉट कैपिटल पी। कैपिटल पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। कोई बात नहीं, तो मोमेंटम, एरिया और टाइम को बना लिया गया है फंडामेंटल, पी, ए और टी। अब एक बात और सुन लो, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये कि a set of any three physical quantity can be taken as fundamental, can be regarded, supposed as fundamental। पर जरूरी बात यह है कि उन तीनों में कहीं ना कहीं एम, एल और टी आ जाने चाहिए। तो पहले तो दिमाग में यदि कुछ मिसकंसेप्शन है तो उसको निकाल दो। कॉन्सेप्ट यह है कि मैकेनिक्स में किन्हीं भी तीन फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल बना सकते हैं, कोई भी तीन। शर्त यह है कि उनमें कहीं ना कहीं एमएलटी आ जाना चाहिए। जैसे मोमेंटम एमएलटी -1 होता है, उसी में आ गया एमएलटी। एरिया L2 और टाइम होता है टी, मतलब कहीं ना कहीं एमएलटी इंक्लूड हो गया है, मतलब ऐसा सेट वैलिड है, इस सेट को बना सकते हैं। फिर यदि आप पीएटी को यदि बना लोगे फंडामेंटल, सपोज नया सिस्टम आपने बनाया और नए सिस्टम में आपने पीएटी को ले लिया फंडामेंटल, तब फिर ये मास कैसा हो जाएगा? तो मास हो जाएगा डिराइव्ड, क्योंकि वो इस लिस्ट में नहीं है। लेंथ कैसी हो जाएगी? डिराइव्ड। और टी तो ले चुके हो आप यहां पर, तो अभी भी स्टिल इट इज फंडामेंटल। तो फिर से सुनो, एमएलटी यदि फंडामेंटल थे तो मोमेंटम था डिराइव्ड, पर यदि मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल ले लें तो फिर मास कैसा हो जाएगा? मास हो जाएगा डिराइव्ड। एनर्जी कैसी हो जाएगी? डिराइव्ड। तो हमको यही कहा हुआ है इन्होंने इस क्वेश्चन में, हमको ये कहा है कि पी ए टी को लो फंडामेंटल और बताओ कि एनर्जी का डायमेंशन क्या है। ये एक्चुअली ये सवाल है, और यही सवाल, इसी तरह के सवाल इस बार जेई मेन में 2020 में हर सेट में पूछा गया। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम मेन वाली वो जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के सवाल वहां पर पूछे गए, कई सारे सवाल पूछे गए। तो यहां पर ऐसा काम करना है। अब इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है करने का, जल्दी से आंसर आ जाएगा, उसी तरीके से आपको इसको करना है। पर उसको करने से पहले इन तीनों के डायमेंशन आप लिख लेना। अब ये क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? भूल जाओ तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। नो पावर मतलब पावर 1, नॉट 0। ये मोमेंटम हो गया। फिर एरिया की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन L2, नो नीड टू राइट डाउन, राइट m and t, ओनली यू हैव टू राइट L2 एंड टाइम इज t। इनकी डायमेंशन आपने लिख ली। अब देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि ये तीनों फंडामेंटल हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डिराइव्ड। मतलब एनर्जी की डायमेंशन में अब एमएलटी नहीं दिखेंगे, क्या दिखेंगे? पीए और टी दिखेंगे, क्योंकि यही फंडामेंटल है। डिराइव्ड का मतलब ही ये होता है। डिराइव्ड का मतलब ये, जैसे यहां पर एमएलटी जब फंडामेंटल थे तो पी था डिराइव्ड, और पी को हमने एमएलटी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। एरिया था डिराइव्ड, तो उसको एमएलटी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, एम एस 0, एल एस 2, टी इज 0। तो पी, ए और टी की डायमेंशन पहले लिख लेना। अब एनर्जी की डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए एक आप ऐसी इक्वेशन बनाना। देखो, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि अब एनर्जी डिपेंड करेगी पी, ए और टी पर, क्योंकि ये तीन फंडामेंटल हैं। तो इसको ऐसा लिखना है हमको, पी टू दी पावर ए टू दी पावर बी, टी टू दी पावर सी, और दोनों तरफ की डायमेंशंस को सब्स्टिट्यूट कर देना। दोनों तरफ की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t -2,
चाहो तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ध्यान देना। पी इज MLT माइनस वन, MLT माइनस वन रेज्ड टू दी पावर ए, फिर एरिया L2 टू दी पावर B एंड दिस इज टाइम टू दी पावर C, और पावर्स को रीअरेंज करेंगे। यहाँ ये m है, a की बार आया है, m टू दी पावर a हो गया, फिर l का पावर a, यहां से l का पावर 2b, यानी l रेज टू दी पावर a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। फिर t, यहां से क्या आएगा माइनस a, और यहां से आएगा c, इक्वल्स टू m1 L2 t माइनस 2। अब आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Principle of homogeneity says that for the correctness of a relation, dimensions of MLT on both sides must be equal. इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो लगा देंगे। अब यहाँ m की पावर RHS में a है, LHS में 1, इक्वेट करोगे तो a तो आ गया 1 डायरेक्टली। फिर l का पावर यहाँ है a प्लस 2b, और इस तरफ है वो 2, एक दूसरी इक्वेशन मिल गई। थर्ड, माइनस a प्लस सी इक्वल्स टू -2। मैथ्स वाले बच्चे आप लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे इस तरह की, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ ML एंड T। a1 आ गया, यहां डालो 1, यहां 1 डालेंगे तो 2b इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो b इक्वल्स टू हो गया हाफ। और अब b का ये वैल्यू आ चुका है हमारे पास में, b हाफ। तो यहां कहीं दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, देखो आप, b किसकी पावर है, a की पावर है b, यहां भी दिख रही है आपको हाफ, और यहां भी दिख रही है, मतलब ऑप्शन सी या डी में से कोई करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करें, -1 होगा, -1 को उधर ले जाएंगे तो -1 प्लस -2 प्लस 1 दैट इज -1। c है t की पावर, और यहां मिल रहा है -1। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जब आप वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट करेंगे। p टू दी पावर a कितना है 1, यह है p टू दी पावर 1, देख रहे हैं आप, p टू दी पावर 1। फिर a टू दी पावर b कम्स आउट हाफ, तो ये हो गया हाफ, ठीक है, और t टू दी पावर -1। इस तरह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरह की और प्रॉब्लम्स भी आपको कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।